Namaskar and good evening. I am your ex-sergeant TB Rao, popularly the TBR. Now I have come to Pune for celebration of 91st Airport Day celebrations, where the chief guest is one of the bravest heroes of our Indian Armed Forces, that is Subedar Major Sanjay Kumar Parambi Chakra. So now I would like to introduce him and let us know about his bravery while fighting the enemy, Pakistan enemy, during Kargil war. So now I have the privilege of introducing our Sanjay ji. So Sanjay ji, namaskar. It's a great pleasure meeting you. I really feel proud of your achievement during Kargil war. तो आप आपके बारे में परिचय देके फिर ऑपरेशन पर कुछ बता दीजिए हम सब लोग को। देखिए, मैं सुबेदार मेजर संजय कुमार 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से संबंध रखता हूँ और मेरा जो जन्म है हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर में हुआ है और स्कूल लेपुर सेंटर में भर्ती हुआ, सेंटर से ही भर्ती हुआ था और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल में ज्वाइन किया था, जो कि बैरकपुर में थी। और उसके बाद जस्ट शोपर के लिए से ऑपरेशन के लिए हम निकल गए थे और जो हमारा 2 साल का टर्नओवर था JNK का, वो ख़त्म करने जब ख़त्म हो रहा था तभी वो कारगिल वॉर का शुरुआत हुई। तो क्योंकि जो कारगिल वॉर के टाइम पे जो वहाँ यूनिट थी काफ़ी कम थी, हमारा आर्मी का जो स्ट्रेंथ था काफ़ी कम था जो वहाँ सामने लड़ सके, क्योंकि आपने देखा होगा बॉर्डर के ऊपर बहुत दूर दूरी पे पोस्ट रहते हैं और एक यूनिट का इलाका काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। लेकिन अभी ऑपरेशन जो करने थे वो बिल्कुल छोटे छोटे पहाड़ियों पे करने थे, क्योंकि दुश्मन ने जितना भी वो नेशनल हाईवे 1 अल्फा के साथ में लगता हुआ जितना भी इलाका था सारा कैप्चर कर लिया था। तकरीबन अगर आप देखोगे तो मशको, द्रास, बटालिक और कारगिल तक का, यानी 4 मेन सब सेक्टर थे जिनमें उन्होंने कब्जा किया था, तो उनको वापस लेना था। और दूसरा, वहाँ आप सब जानते हैं कि बर्फ़ पड़ने के बाद सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो एरिया खुलता है। जब समर का टाइम होता है तकरीबन मई जून का, तो उस टाइम पे वो खुलता है। तो उसी टाइम पे जो हमारा आर्मी का और सिविल जो लोग रहते हैं, जो भी उनका एडमिन से संबंधित जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहती है, वो उन्हीं 2-3-4 महीनों के बीच में ही पूरी की जाती है, चाहे आर्मी की है चाहे फौज की है। तो अगर वो रोड बंद हो जाता नेशनल हाईवे 1 अल्फा, तो पाकिस्तान ने ये सोच के किया था कि अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो इनके पास राशन, हथियार, एमुनिशन या इनकी जो सप्लाई चेन है वो टूट जाएगी और फिर ले और वाला जो लद्दाख वाला जो इलाका उसको आसानी से वो अपने में पूरा कट ऑफ हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमारा जितना भी फिर अम्युनिशन है, चाहे जवानों का है चाहे राशन का है, तो वो सारा बाई एयर ही लेह में या प्रतापपुर में या कहीं दूसरे इलाके में ही उतार सकते थे। बाकी तो रोड में जो जाने वाला जितना भी उस इलाके से जाने वाले वो तो रोड बंद हो जाएगा। और सिविलियन इतना काफ़ी है, उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो राशन पानी वो कैसे पहुँचाना काफ़ी दिक्कत है, तो इसलिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण था इलाका लेने के लिए। और अगर आप जैसे द्रास में एंटर करते हैं और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फर्स्ट में आपको जो मस्को वैली है 0.4875 का राइट ऑफ का, वो आपको सामने दिखाई देता है। और उस पर बैठा हुआ दुश्मन जो था वो पूरे नीचे के लिए जो रोड था उस पर वो आसानी से निगरानी कर सकता था, इसलिए वो जो पोस्ट था वहाँ उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जब हमें वो टास्क मिला था मेरे बटालियन को 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को, तो हमें फर्स्टली ये कहा गया था कि पहले हमारे से 17 जाट है वहाँ पे, वो ऑपरेशन 1 कर चुकी थी, लेकिन एरिया ज़्यादा होने की वजह से और दुश्मन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा उसमें उनको बाधा आ रही थी ऑपरेशन लड़ने के लिए। तो ब्रिगेड, हमारा जो ब्रिगेड का प्लान था वो ये था कि तीनों जो बटालियन उसके अंदर हैं वो तीनों 1 टाइम सेम अटैक करेंगे। अच्छा, सिंगल नहीं करेंगे, सब तीनों इकट्ठा करेंगे। तो जहाँ 17 जाट ने पिंपल 1-2 करके जो पोस्ट था जो उस 475 की पहाड़ी पे, तो वो जो टास्क था वो 17 जाट को पहले भी था और सेम अभी भी उनका टास्क वही था। लेकिन जो मेन जो 475 का फ्लैट टॉप का जो फीचर था, जो पोस्ट था, उसको कैप्चर करने का टास्क हमें मिला। अच्छा, क्योंकि हमारा जो पहले का जो ऑपरेशन हमने जो किए थे द्रास सेक्टर में उसमें, तो 5140 हम प्रोग के नाम ये सारे जो करने के बाद तो आज को आइडिया था, क्योंकि काफ़ी दिन जब आप ऑपरेशन कर लेते हैं और ऑपरेशन एरिया में आप रहते हैं तो दुश्मन का जो लड़ने का तरीका है, कैसे उनकी स्ट्रेंथ है, क्या कैसे तरीका है और क्या मेन पावर उनके पास रहती है, हथियारों का कैसे उनके पास है,
वो सारा पता लगने के बाद क्या कि हम और आगे तैयारी करके अगले ऑपरेशन के लिए जाते हैं, और उससे ये फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो कैजुअलिटी आप उतना कम कर सकते हैं। अगर आपकी पिछली बार ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई थी, चाहे आर्टिलरी से थी या फायरिंग क्रॉस फायरिंग से थी, आपसे पहले कौन थे उधर पोस्ट में? उसमें पोस्ट में कोई नहीं था, पाकिस्तानी थे। अच्छा। और उससे पहले हमारा जो पोस्ट थे वो काफ़ी आगे थे, लेकिन पाकिस्तानी क्या है वो सारी पहाड़ियाँ क्रॉस करके जो आगे। रोड से लगती हुई रिज थी उनके ऊपर आके बैठे। अच्छा, ओके। तो हमारा अगर पोस्ट अभी देखोगे आप तो वो बहुत आगे जाके, काफ़ी आगे जाके, तो वो तकरीबन 8 से 7-8 किलोमीटर अंदर डेप्थ में घुसे थे वो। अच्छा, अच्छा। तो लेकिन जिन जगह पे हमने करना था तो वहाँ पक्के संगठ नहीं थे, जिसको बंकर बोलते हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी बनाए हुए संगठ थे वो पत्थरों से, तो हमें सिर्फ उन पे कब्जा करना था। तो हम तकरीबन जब भी अटैक करते थे तो हम सेक्शन वाइज, उसके बाद प्लाटून वाइज या कंपनी लेवल पे करते, यानी एरिया और दुश्मन की स्ट्रेंथ या उसकी अहमियत को देख के हम स्ट्रेंथ निजात करते थे। हमारे कंपनी कमांडर जो थे। सेक्शन में कितना लोग? जहाँ से वैसे 10 की सेक्शन रहती है, लेकिन अवेलेबल आपको 8 की या 7 की मिलेगी। तो बैटालियन मतलब कितना होगा? किस चीज़ का? बैटालियन का? बटालियन का तो तकरीबन 800 की स्ट्रेंथ रहती है हमारा, लेकिन सेक्शन है, सेक्शन में प्लाटून और वैसे कंपनी फिर उस, तो इन सब का क्या रहता है कि अपना अपना रोल रहता है। उसको पता है कि हमारे पास सेक्शन में ये हथियार होंगे, प्लाटून में ये रहेंगे, कंपनी में ये हैं, बटालियन में ये, तो हमारा काम करने का एक चेन बनता है कि आप कैसे उसको लेके चलोगे। अगर आप मान लो आप सेक्शन में अटैक कर रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपका जो कंपनी लेवल के जो प्लाटून के जो बाकी वेपन है वो आपको सपोर्ट करेंगे। प्लाटून में कितना होते हैं? प्लाटून में आप लगा लो कि 3 सेक्शन, एक सेक्शन का रहता है, तो तकरीबन 30 से 35 लोग उसमें रहते हैं। ओके। तो अटैक में कितने लोग गए? हम जब मेन अटैक में हमें, वैसे तो हम पूरी कंपनी गई थी नीचे से, फायर बेस से जब हम आगे बढ़े थे तो हमारी पूरी कंपनी थी, तकरीबन 150 लोग थे हम लोग सारे अटैच, और हमारा स्पोर्ट वेपन और बाकी जो हमें स्पोर्ट देने वाले, और साथ में एक रिजर्व कंपनी थी हमारी जो अल्फा कंपनी थी, वो साथ में थे। वो तब हमारे साथ हेल्प करना था जब अगर हमें कोई ज़्यादा नुकसान होता था, तो वो हमारे राइट साइड से साथ में हमारे चल रहे थे। तो जब हमने 10:30 भी अटैक किया था, तो क्योंकि रात को अटैक करना था हमें, लेकिन दुश्मन ने फायर इतना कर दिया कि हम लोग ऊपर चढ़ नहीं पाए। उसकी बदौलत हमें ऊपर जो दिया हुआ टास्क है उसको पूरा नहीं कर पाए, और जब टास्क नहीं पूरा कर पाए तो कई बार तो हमें मैसेज मिला कि वापस आना है। हमारे कंपनी कमांडर ने कहा कि आऊँगा तो पूरा टास्क पूरा करके आऊँगा। नहीं, इरादा भी था, और दूसरी बात ये है कि आपने भी देखा होगा कभी हम किसी काम को जब करना शुरू कर देते हैं और उसको बीच में छोड़ेंगे तो आपके वो रहेगा कि आप, हाँ, कि आपको कर नहीं पाएगी, चिंता सबके बीच में आ जाएगी, और जब दूसरी बार जाओगे तो उसको और डर लगेगा। वही सही है। तो वो डर किसी के बीच में ना रहे, इसलिए कंपनी कमांडर और बाकी सभी का यही इरादा था कि हम चलते रहेंगे, जब मौका लगेगा तब हम वो कार्रवाई करेंगे। तो हम चलते चलते जब सुबह का टाइम निकल गया तो कितने बजे शुरू किया आपने? हम लास्ट लाइट के बाद शुरू करते थे, चलना शुरू करते हैं दुश्मन की तरफ को, और हमारा जो प्लान था तकरीबन 2:30 से 3 बजे दुश्मन तक पहुंचने का था। हाँ, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हम पहुंचे मॉर्निंग तकरीबन 5 बजे। तो क्योंकि ऊपर से फायरिंग ज़्यादा था और चढ़ाई ज़्यादा थी, तो रास्ते नहीं बना पाए। रास्ते खोजना, उसको बनाना और अपने ट्रुप्स को ले जाना काफ़ी मुश्किल था उसमें। तो ऐसे करते करते जब दिन को हम 5-5:30 बजे एक साउथ स्पर करके पोस्ट था, वो टेकरी टाइप थी, जो दुश्मन से हमें बचाती नज़रों से, फायर से भी नज़रों से। हम लोग वहाँ पे हमारा पूरा कंपनी वहाँ डिप्लॉय कर दिया, जिसको जहाँ जहाँ आड़ मिला वहाँ। लेकिन जैसे जैसे दिन निकला, 5 बजे के बाद 6 बजे 7, तो जो पिंपल 1-2 था हमारे लेफ्ट साइड था, पहाड़ी के दूसरे किनारे, दूसरी साइड, बीच में नाला गैप था, और फिर द्वारा ऊपर पहाड़ी पे दूसरा पोस्ट था जिसपे 17 जाट गई थी। तो 17 जाट भी सेम हमारी तरह नहीं कर पाए, कुछ वो भी नहीं पहुँच पाए, हम भी नहीं पहुँच पाए। आपका 13? हाँ, 13 जम्मू एंड कश्मीर। तो हम भी नहीं अटैक कर पाए, 17 जाट भी नहीं कर पाए, और हम दोनों ही बटालियन हमारी, एक इस पहाड़ी पे और एक इस पहाड़ी पे, दोनों फंस गए। अच्छा। अभी जब दिन निकल गया तो जो दुश्मन पिंपल 1-2 पे था उसको हम दिखाई देते। अच्छा। दूसरी पहाड़ी पे ऐसे सामने। ओके। और जो पोस्ट हमने लेना था उसको 70 जाट वाले जवान दिखाई देते। अच्छा। तो उन्होंने क्रॉस प्लान कर दिया।
क्रॉस फायर से सुबह के टाइम हमारी कैजुअलिटीज हो गई। जैसे जब हमारे 5-6 जवान इंजर्ड हो गए हाँ, तो मेरी कंपनी कमांडर ने देखा कि अगर ये सुबह सुबह मेरी ये हालात हो गई, अगर आप जानते हैं कि अगर एक आदमी अगर मेरा इंजर्ड हो गया तो उसको ले जाने के लिए 4 आवर जाएंगे। अच्छा ओके। तो अगर 5 चले गए, 5 मेरे इंजर्ड हो गए, लेके जाना ही है। हम उसको बैकवेशन करना है ना, पीछे उसको फर्स्ट एड जहाँ हम सेफ जगह तक पहुँचा सकते हैं वहाँ पीछे बैक उसको लेके जाना पड़ेगा। या तो वो सही है तो हो सकता है कि हम उसको लेके आगे चलें जहाँ तक हम ऑपरेशन लड़ना है या जहाँ हमने फायर बेस बनाना वहाँ तक हम उसको लेके जाएंगे। या तो अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो उसको हम कोशिश करेंगे जो जहाँ पे डॉक्टर साहब है या जहाँ इसको ट्रीटमेंट मिल सकता है उसको वहाँ तक उसको वापस भेजेंगे। तो हमारा उसमें क्या रहता है कि अगर वैसे हम एक जवान के साथ 4 भेजेंगे तो 5 आदमी चलेंगे, एक तो इंजर्ड है और 4, तो हमारा जो मेन पावर है लास्ट में लड़ने के लिए वो कम हो जाएगा। तो कंपनी कमांडर ने जब ये सारी चीज़ें देखी कि 4-5 बार मेरी सुबह सुबह हो गई और अभी तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा है और इस हिसाब से अगर चलता रहा था तो शाम तक मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने सीए साहब से बात की है कि क्यों ना मुझे एक मौका मिले कि मैं दिन को अटैक करूं। तो मेरे को एक बार फायर स्पोर्ट अगर आप कुछ वेपन से देते हैं जो हैवी वेपन पहले ऑटोस नहीं था दिन को करने नहीं है, दिन को अटैक नहीं होता, चाहे वार होती नहीं, चाहे किसी भी कहीं भी आपने देखा होगा हम जो भी वार करते हैं मैक्सिमम रात को ही लड़ते हैं, खासकर इन्फेंट्री वाले हम सब रात को ही लड़ेंगे। तो हम ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से करते हैं, सारी तैयारी भी उसी हिसाब से करते हैं सब कुछ। लेकिन हमने पिछले कुछ दिन पहले उसमें अटैक किया था, वो दिन को किया था और बड़ा अच्छा से सक्सेसफुल हुआ। यहाँ भी मेरे कंपनी कमांडर साहब का यही एक गुरप्रीत साहब का पॉइंट था कि क्यों ना मैं भी वैसा एक ऑपरेशन करके देखूँ, अगर मेरे को फायर स्पोर्ट मिले और मैं वो दिन को कर पाऊँ तो मेरी कैजुअलिटी कम होगा। तो सी साहब को जब मैसेज मिला, सी साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है मैं एक बार आपको फायर स्पोर्ट दूंगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कुछ इसमें कर सकते हैं तभी आप रिस्क लेना, नहीं तो उसको एंगेज करके रखें। ठीक है। तो जब फायर स्पोर्ट लिया था उसके बीच में उसके जो वेपन थे जो ऊपर गन लगी थी वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाते थे। अच्छा। तो हमने कहा सर यही तो हमें टाइम चाहिए, गैप चाहिए बीच में यहाँ से बढ़ने का। अगर हम यहाँ से बढ़ जाते हैं तो हम दुश्मन के नीचे आ जाएंगे, उसके बाद दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे, जब नज़दीक जाके हम कार्रवाई करेंगे। तो सारा प्लान कर लिया, लेकिन क्या था कि दिन का टाइम था और कंपनी कमांडर कहा कि यहाँ पे जितनी भी कार्रवाई होगी साइलेंट होगी, जब भी आप यहाँ से निकल जाओगे तो दुश्मन को ये पता नहीं होगा कि आप आगे निकल गए। अच्छा। क्योंकि वो फायरिंग के दौरान निकले जब उसका फायर बंद हुआ, तो उस दौरान हम निकल जाने की वजह से उसको पता नहीं रहेगा और हम धीरे धीरे उसके पोस्ट तक पहुँच जाएंगे। तो हमने बोला सब ठीक है, तो दिन का टाइम था, ऐसे ठीक नहीं था और उस दिन बिल्कुल मौसम साफ था, ऐसे नॉर्मल मौसम खराब ही रहता था, उस दिन बिल्कुल मौसम साफ था। तो हमने 10:30 बजे का टाइम चुना जिसमें हमने फायर स्पॉट लिया और वो अटैक कर दिया। अच्छा, आपका पार्ट में क्या? हाँ, हम टोटल 11 लोग थे। एक जेसीयू थे? एक जेसीयू थे हमारे साथ में और 11 हम सिपाही थे जो बिल्कुल न्यू नए, किसी 4 साल, किसी 3 साल, किसी 5 साल सर, तो बिल्कुल न्यू थे, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे फौज के या कुछ ऐसा। तो हमने ठीक है, हम जैसे जैसे हमारे जो सीनियर बाकी लोग तो हमारे साथ चले, जैसे जैसे रास्ता दिखाते चलेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 10:30 बजे अटैक करने के बाद जब हम लोग निकले वहाँ से बिल्कुल ग्राउंड का इस्तेमाल करना, खड़े आप करके वो के नहीं चल सकते थे, ना ही आप बैंड में बिल्कुल क्रॉल करना, क्योंकि जमीन जब आप छोड़ोगे वो लेफ्ट वाला देख सकता है और ऊपर वाला। तो हम बिल्कुल जमीन का इस्तेमाल करते करते बढ़ते गए। अभी हम क्या हाथ जवान बड़ी फेर में करना, तो जैसे जैसे बढ़ते गए फायर स्पॉट मिलता गया। हम ये देखते थे कि जब वो फायर कर रहे हैं तो इस इलाके में फायर तो नहीं है। अच्छा। अगर इस इलाके में कहीं फायर हो रहा है तो समझ लो कि आपको गोली लगने के चांसेस है, और अगर इस इलाके में फायर नहीं है, लेफ्ट या राइट में कहीं और फायर है, तो आप ये इलाके में आप चल सकते हैं थोड़ा क्रॉल करके। तो वैसे हम एडवांस करते गए और हम करते करते सब 1 बज गया। और 1 बजे जब हम खड़े होकर देखते थे तो ऐसे सामने बिल्कुल सर के ऊपर बंकर था जो संगड़ून का। अच्छा। तो पहुंच गया। हम दो ही जवान पहुंचा था और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इसको बर्बाद करना कैसे। अच्छा, तो आप ही नए क्योंकि हम लोग जो पूरी सेक्शन गया था तो हमने बोला कि सबने इकट्ठा करना है।
तो हम दाहिने बाएं देखें कि भाई कोई हमारा साथ में कोई आएगा तो हम बताएगा वो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन कोई 4-5 मिनट के बाद जब हमने दोबारा नीचे देखना शुरू किया कि कोई शायद आगे एडवांस करके आया हो, तो जो मेरे पार्टी कमांडर थे, जो नायसुदार जेसीयू साहब थे, जो एक नायसुदार थे, उनकी नज़र पड़ गई। अच्छा। तो वो हमें से अभी साइड में दूर थे वो हमारे से, तो वो इशारा करते थे गन को खींचो, गन को खींचो। तो कह रहे थे कि गन खींचो। तो ऑटोमेटिक है। हाँ, तो हमने बोला कि इसको निकालें, तो हम यही तो हम सोच रहे हैं कि इसको निकालें, कैसे निकालें। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि उस जगह हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उसके अंदर दुश्मन बैठा था और बाहर हम बैठे थे, और हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते थे। और वो अंदर से पत्थर फेंक के भी आराम से हमारा कैजुअलिटी कर सकता था। अच्छा। लेकिन उसको ये नहीं आइडिया था कि कोई बाहर बैठा है। तो हमने कहा कि बड़ी मेरा जो था उसने कहा भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, जो कुछ करना जल्दी करना। ओके। तो मैंने बोला भाई तो हमारे पास एक ये है कि ग्रेनेड है, ग्रेनेड फेंक सकते हैं, अगर वो ठीक सही जगह गिर गया तो गुड एंड बेटर, तो हमारा अगला कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। फायर करना बंद करेगी तो गन को निकाल लेना। तो मैंने कहा यार ये कंटिन्यू फायर कर रही है तो इसमें तो हाथ लगाना मुश्किल है। तो हमारे पास फील्ड पट्टी होती है जो अपने आप को ड्रेसिंग करने के लिए कहीं चोट लगने के, तो उसने भी अपनी दे दी, एक मेरे पास थी। तो मैंने दोनों हाथों में पट्टियाँ बांध के वहाँ बैठ गया। तो जब मेरा बडी जब ग्रेनेड फेंकेगा और वो ग्रेनेड बंकर में गिरेगा, गन फायर करना बंद होगा तो वो निकालना। अच्छा। तो जब उसने फर्स्ट ग्रेनेड फेंका तो ताकत लगा दी, क्योंकि लेट के फेंकना था। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं जब तो वो खड़े होकर करना, तो लेट के और यहाँ लेट के फेंकना था, वो भी हाइट में। ऐसे आगे को भी नहीं फेंकना कि कितनी दूरी फेंकना है, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिस दी जाती है वो दूरी की जाती है, ना कि हाइट की। तो हमने बोला भाई हाइट में फेंकना, तो उसने पहला ग्रेनेड फेंका, उसने थोड़ा जोर लगा दिया तो वो बंकर के पीछे लगा। और बंकर के पीछे जब फटा ग्रेनेड जाके तो इनको अंदर वालों को पता चल गया भाई इंडियन आर्मी है। अच्छा। इससे पहले उनको नहीं पता था। ओके। अभी जब अंदर हफड़ा दफड़ी मच गई, बातचीत होना शुरू हो गया, हल्ला होना शुरू हो गया, कहाँ आगे कहाँ आगे, तो हमने बोला भाई अभी गए। तो बड़ी के हम हर इंसान के पास 2 ग्रेनेड रहते थे, तो उसने जो दूसरा ग्रेनेड था जब वो फेंक दिया और वो ठीक संकट के अंदर गया। बस अब वो एक किस्मत थी हमारी, और एक वहीं से हमारा जो वार की जो पूरा चेंज हुआ पूरा ऑपरेशन, बस वो गेम चेंजर बन गया। बिल्कुल गेम चेंजर बन गया, क्योंकि जैसे ग्रेनेड फटा, गन फायर करना बंद हो गई, अंदर जो जवान थे वो इंजर्ड हो गए, कुछ डेथ हो गए, और मेरा टास्क था जो वो शुरू हो गया। मैंने बस जैसे ग्रेनेड फटता हुआ देखा और गन फायर करना बंद कर गई, उसी टाइम दोनों गन्ने खींच के बाहर निकाल दिए। और जो होल था, जिस होल में गन लगा के रखी थी उन्होंने, तो एक होल पे मैं खड़ा हुआ था, तो मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि कौन बच रखा है ग्रेनेड से। तो जो रास्ता था पीछे से जो अंदर आने का, उसमें फिर मेरे को 3 बंदे दिखाई दिए थे उनके, जो दूसरे वेपन और अम्युनिशन लेके अंदर आ रहे थे। तो मेरे पास AK-47 था, तो मैंने ब्रश निकाल दिया एक मैगजीन का। अच्छा। वो तीनों वहीं पे मारे। फिर जो अंदर थे, जो क्रॉस फायर में आर्टी शेलिंग से, तो उनकी डेड बॉडीज थी, दाहिने बाएं पड़ी थी, तो हमने रीचेक फायर किया एक बार और संगड़ को वहीं से तोड़ा, क्योंकि अभी अंदर जाना था उसके। अभी हाइट हमने लेनी थी जहाँ वो बैठे थे, और हाइट आने की वजह से हमें फायर पावर अच्छा हम डाल सकते थे। तो हमने संगड़ को तोड़ा आगे से और अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद जो वेपन हमने छीने थे उसमें अम्युनिशन ऑलरेडी लोड था, सीखने की जरूरत नहीं थी, ट्रिगर तो उसी को यूज कर लिया। फिर हमने उसी को ही यूज किया, क्योंकि हमारे पास AK-47 थे और फायर स्पोर्ट देना दूरी पे, उतनी दूर उसका इफेक्ट नहीं था हमारे AK-47 का, और जो उसका था उसका इफेक्ट अच्छा था, तो फायर पावर अच्छी थी उसकी। तो हमने बस उसका कुछ नहीं करना था, लिंक जोड़ना था बस बॉक्स से निकाल के, तो वैसे करते थे। तो दोनों ने हमने तकरीबन फर्स्ट बंकर पे तब तक फायर खोला जब तक उसके आगे हम हमारे जो बाकी साथी थे वो ऊपर तक पहुंच जाते। जैसे ऊपर पहुंचे उसमें भी 4 जवान हमारे इंजर्ड हो गए थे, तो इंजर्ड को हमने वहाँ पे फर्स्ट एड के लिए बिठाया, फर्स्ट एड दिया, और बाकी हम 6 लोग फिर आगे निकल गए, क्योंकि सेकंड बंकर लेना था। तो सेकंड बंकर जाते टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया कि जो आगे वाले बंकर वाले कुछ लोग थे वो 2 भागों में बट गए। एक तो पार्टी उनकी बंकर में बैठी रही और दूसरी पार्टी उनकी जाके साइड में बैठ गई, नीचे लेफ्ट साइड में पत्थर थे, लेकिन उसने फायर नहीं खोला कभी। अच्छा। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि कोई बाहर भी है, तो हम सिर्फ संगड़ को कवर करके चले और नीचे उतरे।
जब दोबारा चढ़ना शुरू किया दूसरे बंकर की तरफ, तब उसने अचानक से फायर कर दिया। तो मेरे जो लेफ्ट साइड में थे प्रवीण और श्याम थे, तो उनको समय लगा था चेस्ट में, तो नहीं डेथ ही होगा। जैसे वो गिरा तो हम जो बाकी लोग थे वहीं लेट गए, वैसे नॉर्मल में चले हुए थे, क्योंकि फायर स्पोर्ट चल रहा था तो हम इतना खतरा नहीं था, इसलिए हम थोड़ा नॉर्मल उठ के चल रहे थे। तो जहाँ जैसे फायर की आवाज़ सुनी वैसे लेट गए। पत्थर थे, काफ़ी पत्थर था वहाँ पे, आड़ अच्छी थी। तो मेरी लेकिन ये टांग जो थी लेफ्ट वाली ये रह गई। तो लेफ्ट साइड से उसने फायर खोला तो यहाँ घुटने में मेरे को गोली लगी। तो जैसे मुझे एहसास हुआ कि गोली लगी, वो जो बात थी कि ना तो वहाँ चिल्ला सकता था, ना किसी को हेल्प के लिए बुला सकता था, क्योंकि हम 6 तो जवान थे, 6 में से 2 डेथ हो लिए थे, वो हमें आइडिया चल गया था। बाकी हम 4 थे और चारों की 2 हम कट्टे थे, 2 और दूसरी जगह पे थे, तो एक दूसरे की हेल्प के लिए भी किसको बोल नहीं सकते। और अगर हम चिल्लाना शुरू करते या किसको हेल्प के लिए बुलाते तो इसको पता चल जाता कि मैं कहाँ हूँ या मैं जीवित हूँ। तो उसको नहीं पता कि मैं जीवित हूँ या मर गया हूँ गोली लगने के बाद या क्या है। तो मैंने अपना जो भी दर्द था उसको सहन करके बस वहीं लेटा रहा, और थोड़ी देर हुई तो उसने फायर वहीं कंटिन्यू करता रहा। तो पत्थर से टकरा के गोलियाँ फिर यहाँ साइड में लगी टांग में। तो फिर मैंने बड़ी को अपने बताया कि भाई मेरे को गोलियाँ लगी। तो उसने बोला कि आप थोड़ा और आगे आ जाओ मेरे पास में। तो जहाँ वो बैठा था वहाँ अच्छी पहाड़ थी वहाँ पे, फिर वहाँ पे बैठे कुछ टाइम के लिए। लेकिन उस ऊपर वाले ने इतना फायर खोला, आधा घंटा हमें सर में उठाने दिया। अच्छा, कंटिन्यू लगातार? कंटिन्यू। 2 बंदे थे, वो 2 ऊपर थे, 2 नीचे थे, 4 थे वो। तो जो मेरे राइट साइड वाले थे वो उनको भी दोनों को गोली लग गई। एक का कंधा दिखाई दिया, उसको कंधे पे लग गई, एक की टांग दिखाई दी, टांग में। अच्छा, जो दिखता है उसको? अभी जो हम थे सब इंजर्ड हो रहे थे, सिर्फ मेरा बड़ी था जो मेरे आगे जो अच्छा, बस वो बचा था। बाकी 3 इंजर्ड थे, 2 डेथ हो लिए थे। तो आधे घंटे बाद जब हमने एहसास करवा दिया उसको कि यहाँ कोई नहीं, जो था वो मर लिया। क्या टाइम था? चुपचाप हो गया? तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम था, दोपहर का टाइम था। तो नहीं, 1:30 से 2 बजे तो हम फर्स्ट बंकर को निकलेंगे, तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे रहा होगा। फर्स्ट बंकर हमने 1 से 1:30 बजे के बीच में लिया था, और उस पर हम 15 से 20 मिनट बैठ के अगले बंकर के तरफ निकल लिए थे। तो वो करने के बाद जब उसको लगा कि अभी यहाँ कोई नहीं है, ये मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना यहाँ से फायर आ रहा, ना ये चल रहे हैं, ना ये चिल्ला रहे हैं, तो इसका मेरा मर गया। जब उसको एहसास हुआ तो वो अपनी जगह छोड़ के बंकर पे जाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि जो अटैक आया था वो तो खत्म हो गया। तो वो फिर दोबारा अपने पोजीशन जो बंकर पे अपने जा रहा था वो, तो उसके चलने से जो पाँव से पत्थर निकला और जो नीचे गिरता हुआ आया पहाड़ी पे, तो हमें साउंड आया कि पत्थर गिरा। तो साउंड का मतलब है कि अभी वो चल रहा है। पहले तो बैठा तो शिस्त लेके बैठा है, वो शिस्त लेके फायर करेगा। अगर वो चल रहा तो शिस्त लेके फायर नहीं खोल सकता। तो हमने कहा साहब बड़ी को मैं बोला भाई देख, अभी मौका है, अब ये चल रहा है, अभी हम फायर खोल सकते हैं, क्योंकि हम बैठे हैं। दिख रहा है आपको? अभी दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी हमने अभी दोनों ने उठना था, क्योंकि हमने आइडिया लगा लिया कि अभी वो चल रहा है, क्योंकि पत्थर उससे पाँव से निकल रहा, तो वो चल रहा, बैठा नहीं। तो एक बार हम निकलेंगे, तो पहले हम एक निकला, फिर दूसरा निकला हम, तो वो दोनों जब हमने उसको देखा तो वो आराम से अपना गन ऐसे रख के निकल रहा था, क्योंकि वो निश्चित हो चुका था। क्योंकि हमने गोली लगने के बाद या जो भी उस आधा घंटे का टाइम था, उसमें 1 इंच भर भी हिले नहीं है, पूरा साइलेंट। तो उसको एहसास हो चुका था। तो इस करके हमें उसको एहसास दिलाने में आसानी होने की वजह से वो विश्वास करके निकल लिया कि सब मर गए, और उसका फायदा नहीं। और जैसे हमने इसके ऊपर फायर खोला, मैंने और मेरे बड़ी ने, जो बंकर था बंकर वाले भाग गए। अभी उनको लग रहा था कि जो अटैक यहाँ से था वो तो मर लिए थे, अभी ये कहाँ से आए। दूसरा पार्टी आ गया, वो लोग क्या है बंकर को छोड़ के निकल गए। तब जाके फिर उसके बाद फिर जाके हमने धीरे धीरे क्रॉल करके ऊपर बंकर संगड़ तक पहुँचे। संगड़ में जाने के बाद सेम कार्रवाई जो पहले किया था सेम वैसे किया। संगड़ में जाके ग्रेनेड फेंका, कोई कुछ नहीं, फायर किया कुछ नहीं। लेकिन इतना तो था कि यहाँ थोड़ा देर पहले कुछ था। तो हमने जब नीचे के इलाका सर्च करना शुरू किया, वहाँ से लेट के, तो 15-20 मिनट के बाद हम दोनों जो यहाँ से भागे थे वो नीचे पहाड़ी पे जाके दिखाई दिया, तो फिर वो भी मारे। लेकिन यहाँ से जितने लोग मेन लोग थे वो भाग के जो लास्ट पोस्ट था किनारे पे पहाड़ी के, वहाँ इकट्ठे हुए।
तो जब उनको पता लगा कि ये इलाका कैप्चर हो गया है तो वो सारे इकट्ठे होकर काउंटर अटैक की कार्रवाई करना शुरू कर, अच्छा भाग के इकट्ठा हल्ला करते हुए। तो हम तो टोटल 3 लोग बचे थे ओके। और 3 में भी सेफ एक था, बाकी बाकी इंजर्ड थे। हाँ। ने 4 लोग थे, 4 में से 1 सेफ था, 3 इंजर्ड थे। तो हमने बोला भाई जब तक हमारे पास ये वेपन है इनके तब और अम्युनिशन है तब तक तो हम रोके रखेंगे। तो पीछे पास कर दिया था कि बंकर हमने कैप्चर कर लिया है। तो हमारे पीछे का इलाका जैसे जैसे हम क्लियर करते गए पीछे का इलाका सेफ होता गया। तो पीछे वाली जो मेरी कंपनी थी आराम से तकरीबन 15 से 20 मिनट के बीच में हमारे पास पहुंच गए। फिर हमने चारों तरफ से फायर खोला वहाँ, फिर उनका काउंटर अटैक वापस। फिर जो लास्ट पोस्ट था वो 6 और 7 जुलाई को ये अपने कैप्टन बत्रा साहब दोबारा गए उस अटैक के लिए। तो फिर वो उन्होंने कैप्चर किया था और उसी कैप्चर करने के दौरान नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह उनकी वहीं पे डेथ हुई। उसी लास्ट यानी आप मान सकते हैं कि बत्रा साहब की जब डेथ हुई थी तो लास्ट मोमेंट थी। उन्हीं बत्रा साहब की डेथ होना और वॉर खत्म होना एक एक्शन था। उसके बाद कोई गोली नहीं चली। वो भी आपके रेजिमेंट के थे? हाँ, मेरी 13 जनवरी कश्मीर। तो ये तकरीबन हमने 5 साढ़े 5 बजे के करीब जाके पूरा ऑपरेशन फिनिश किया था और पूरा ऑपरेशन हमने दिन को किया। तो लोग बाकी लोग भाग गए फिर आप लोग देख के? हाँ, जो पीछे जो काउंटर अटैक आया था लास्ट पोस्ट वाला जो वापस चला गया और 1-2 दिन के बाद फिर उन पे अटैक हुआ तो फिर वो मारे गए। अच्छा। दूसरी कंपनी में जो बत्रा साहब की कंपनी गई थी तो उन्होंने फिर अटैक किया उस पोस्ट पर। तकरीबन 5 जुलाई शाम को हमने 4 को शुरू किया था रात को, लेकिन 4 को कामयाब नहीं हुए। फिर 5 सुबह हमने शुरू किया था 10:30 बजे और 5 साढ़े 5 बजे के करीब हमने 2 दिन में हो गया। हाँ, उसमें 2 जवान अपने खोए थे हमने और उनके तकरीबन हमने 15 डेड बॉडीज दोनों पोस्ट पे रिकवर की थी और पूरे इलाके से हमने 53 डेड बॉडीज रिकवर की थी पाकिस्तान की। तो आप तो रात भर तो चढ़ रहे थे, क्रॉलिंग कर रहे थे, तो आपको फिर 2 दिन लग गया। तो बीच में फिर आपको खाना क्या था? हमारे पास खाना पीना बस अपने पास जो सेल्फ कंटेन के लिए हमें वो देते हैं शक्कर पारे। ड्राई फूड कहाँ उस टाइम पे, शक्कर पारे बनाते हैं फौज में। अच्छा। वो उस टाइप का मिलता था और कुछ हम जैसे अभी हम गांव के लोग हैं तो हमने क्या किया था कि चना भिगो के उसमें साथ में गुड़ रखा था। अच्छा। हाँ। उसको खाते थे। चने से 2 चीज़ें होती थी, एक तो भूख भी मिटती थी और प्यास भी मिटती थी। क्योंकि भिगो हुआ चना बोतल के बीच में अपने वाटर बोतल में डाल दो और उसमें दोनों काम होते थे। तो हमने उस टाइप से अपने कुछ जो कर सकते थे अपने लिए उस टाइप से नहीं। क्योंकि शक्कर पारे या जो फौज से पूड़ी मिलती है या दूसरा सब्जी मिलेगी तो वो ऊपर पहुँचते पहुँचते वो जो पूड़ी है ना हार्ड बन जाती थी कि आप चबा नहीं सकते थे उसको, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था वहाँ का। तो ऑपरेशन तो कंप्लीट हो गया आपका, तो फिर इंजरीज लग गया, फिर भी आगे बढ़ा पूरा। हाँ। सब लोगों को फिर वहाँ से फिर भगा दिया, तो सब लोग सपोर्ट आके। तो आपको कैसे लगा फिर? आपको उम्मीद था पीवी से मिलने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने जब ऑपरेशन खत्म किया था हमने शाम को, उसके बाद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने फर्स्ट एड वगैरह दिया और रात को ही हम नीचे वापस आ गए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर हॉस्पिटल में रहा मैं तकरीबन 20-25 दिन के लिए। कहाँ पे? मैं पहले श्रीनगर में रहा, फिर चंडीगढ़, फिर लखनऊ। अच्छा, ओके। इससे चलता रहा, फिर लास्ट में वहीं से मैं सिकलिप चला गया घर पे। और जब 14 अगस्त को डिक्लेयर हुआ था रात को, तो पता नहीं चला, क्योंकि ना ही उस टाइम इतना न्यूज़पेपर थे, ना ही सोशल मीडिया फोन थे कुछ। तो जब 15 अगस्त को जब सुबह का जो न्यूज़पेपर था उसमें जब फोटो देखा तो गांव वाले लेके आए थे। अच्छा। तब पता चला था कि लेकिन बात वही थी कि उस टाइम पे ये लगता नहीं था कि मेरा है। अच्छा। क्योंकि जो मैंने फौज के बीच में सुन रखा था या उसके बारे में पढ़ रखा था कि मरणोपरांत ये चीजें मिलती हैं, तो वही लगता था कि जीवित में कैसे मिला मेरे को, या कहीं धोखा तो नहीं है। कभी मैं आर्मी नंबर पढ़ता था अपना, कभी नाम पढ़ता था, कहीं डाउट तो नहीं है। फिर अपना फोटो देखता था उसमें जो छपा था, तो फिर कहीं ने बोला नहीं यार तेरा ही है। मैं बोला यार मैंने ऐसा क्या कर दिया था? क्योंकि जो किया हम सबने किया था, कोई अकेले ने तो किसी ने किया नहीं था, और ना ही हमें इतना आइडिया था कि ऐसा कुछ वहाँ पे मिलता भी है और ऐसा करने से। ठीक है। तो हमें तो जैसे जैसे चलते गए बाकी लोग उनके साथ चल के कर, यानी किया नहीं, वो हुआ था एक्चुअली। हम बोलते हैं ना कि ऑपरेशन के लिए जब जाते हैं तो तब तक सेफ है जब आप आगे वाले को देख के चल रहे हैं कि भाई ये मेरे से पहले कुछ करना दे, तो आपका ध्यान सारा उसके ऊपर लगा रहता है। और हमेशा आप
यही चाहोगे कि जब तक वो जीवित है तो मैं सेफ नहीं हूँ, तो इस मतलब है कि मैं पहले उसको फिनिश करूंगा, Correct. तब जाके मैं सेफ हूँ। तो हमारी कोशिश रहती है उसको फिनिश करने की अपने लिए, तो वो अपने प्लस फिर सबका हो जाता है। ठीक है, फिर पहले तो डाउट था आपका है कि नहीं कहते, हाँ वो तो जब कंफर्म हुआ आप ही कहे तो आपको फीलिंग कैसा था? देखिए सर, फीलिंग तो वही बात है कि ये सोच के परे और एक उम्मीद से काफ़ी आगे की चीज़ थी जो ये चीज़ मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि हाईएस्ट वॉलंटियर अवार्ड मिलना कोई आसान बात नहीं थी। वही है, हाँ। तो मिलने के बाद जब रिसीव किया था तब जाके लगा कि नहीं, अभी जो कुछ हम अभी कर रहे थे उससे अभी जिम्मेवारियाँ जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि अभी जो ये अवार्ड है ये मेरे साथियों का है जो मेरे साथ थे या जो शहीद हो गए, तो ये सबका अभी मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको उसकी जो मान सम्मान है उसको बनाए रखूँ। तो ये जिम्मेवारी और बढ़ गई उसकी। तो आपको तो पीवीसी मिला, आपके साथी जो है उनको भी कुछ मिला ऐसा? हाँ, कहीं वो सेना मेडल मिले, बीआरसी वीर चक्र मिले। अच्छा। तो फिर ये मिलने के बाद फौज में तो अभी 21 साल 22 साल हो गया, आपको कैसे इज्जत मिला, कैसे रहा? नहीं, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। और अभी तो 24 साल वॉर के हो गया और 28 साल मेरी सर्विस हो गई। 2 साल और है फौज के, उसके बाद फिर और ज़्यादातर आजकल मैं अकेडमी में ही रहता हूँ। आपको देखा ही है, पहले आर्मी में था, अभी एनडीए में हूँ। तो क्या करते हैं एकेडमी में आप? बस अभी एक ही मकसद है कि हमें जो इंडियन आर्मी में जो हमारा ऑफिसर जो यहाँ से ट्रेड होके जाएगा तो अच्छा एक उसके लिए हम वो सब कुछ करवाएं जो आने वाले टाइम में उसको वहाँ पे वॉर के बीच में उसको चीज़ें करने की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकली क्या होता है? तो यहाँ पे उसको मैं जो हूँ तो वो टैक्टिस जो वॉर का रहता है वो प्लस जो वेपन हमारे पास है इन्फेंट्री सेक्शन के उनको चलाने के लिए यहाँ प्रशिक्षण हम देते हैं। तो बाकी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन कैसे रहती है, क्या है, तो उस तरीके से तो उसको लगता है कि और मेरे पास जैसे काफ़ी फोटो फाटो उस टाइप के हैं वहाँ के, तो उनको वो सारी चीज़ें दिखाने के बाद वो माइंड सेट करते हैं कि भाई उस इलाके में जाएंगे तो किस तरीके से रहेंगे, क्या कैसा होता है वहाँ पे। प्रैक्टिकली जो है कोशिश करते हैं कि जितना उनको बता सकें और जो हालात उस वॉर के रहते हैं वो उन तक पहुँचा सकें, ताकि वो आज से वो तैयारी करना शुरू करें। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी वॉरें हुई हैं तो वॉर के बाद हर चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ओके, हाँ सही। तो अगर वो चीज़ें हो, और आपने ये भी देखा होगा कि इस फर्स्ट लड़ाई थी ये 99 की जो मीडिया ने कवर की थी। हाँ, फर्स्ट टाइम हुआ था। और मीडिया के कवर करने की वजह से आज हालात ऐसे हैं कि बहुत जो चीज़ें हैं हमें मिली है। अच्छा, क्योंकि पूरा देश में पता चला कि फौज क्या करती है, फौज के प्रति देशवासियों का जो एक रुझान है या उसकी जो सोच है वो बदली है। दूसरा, उस ऑपरेशन के बाद जो हमारे गवर्नमेंट है उसको भी लगा कि इनको इन चीज़ों की कमी है, वो सारी चीज़ें मिली। तो परमवीर चक्र ऐसा हालत में मिलता है जो ना ऑलमोस्ट पॉस्टमसी टाइप है ना सर। तो आपको पीवीसी मिलने के बाद आपका परिवार का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? नहीं, वही था कि इसने कैसे किया। तो मेरे को यही पूछते थे कि भाई तूने ऐसे क्या कर दिया तूने वहाँ पे? तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था जो बाकी लोगों ने किया वैसे मैंने किया था। बस ये था कि जो सीनियर थे जैसे जैसे गाइडलाइन हमें मिलती गई हम लोग वो काम करते गए। एक लोगों को पता चलता है हीरो कैसा होता है, मतलब सिनेमा हीरो के बारे में, लेकिन आप तो असली हीरो है ना, रियल हीरो है। तो सही बात है कि ये चीज़ जीवित में मिलना बहुत मुश्किल है और मिली है तो इसको अभी बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी। तो आप अभी एनडीए में कैडेट्स को मोटिवेट करते हैं, वॉर के बारे में कैसा होता है तो समझाते हैं, और बाहर भी अब जाके कॉलेज स्कूल जाके यूथ को या स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं। तो इस सिलसिले में आप हमारे स्कूल में भी आए, सैनिक स्कूल में आए हैं 15 जुलाई को आके, सिर्फ बच्चों के नहीं पूरा उधर जितना भी लोग हैं उन सबको अब इतना अपना इंस्पिरेशन दिया है। तो मोर देन 5000 पीपल अटेंड किया रैली में, बच्चों को, बड़ों को, सबको कितना ना लोग खुश हो गया आपको देख के। तो बहुत प्रेरणा भी मिली। आपका एक्चुअली जो प्रोग्राम था उस टाइम पे बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मैंने आपको उस टाइम भी कहा था ऐसे प्रोग्राम बहुत कम हुए हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात है जो आपने बच्चों के लिए जो एक स्कूल का जो सिस्टम रखा हुआ है। सर मैं इनके स्कूल में जब गया था तो
फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हफ्ते में 2 दिन फुल ड्रेस में आते हैं। यानी उनको एहसास होता है कि मैं एक ड्रेस पहन के कैसे रखता हूँ। तो इतना छोटा सा बच्चा जिसको ड्रेस के बारे में पता नहीं, और वो एक हमारी ड्रेस डाल के आर्मी की डाल के आएगा, तो उसको लगेगा कि वो क्या है, और वो उसको पाने की चाहत रहेगी। उसको यानी जो मोटिवेट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वो बचपन से ही फर्स्ट क्लास से उसको वो चीज़ मिलेगी। तो जब मैं सर के कॉलेज में स्कूल में गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं हमेशा बहुत सारी जगह उसके बाद भी गया हूँ सर के प्रोग्राम से आने के बाद। तो मैं हमेशा उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई अगर शुरुआत करनी है ना, वहाँ से कर लो। सही है। जहाँ से टीवीआर ने जैसे की है, वैसे आप अगर वहाँ से करोगे तो आपको लास्ट में जाके ये 10th या 12th वाले बच्चों को जाके अलग से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप स्टार्टिंग से करोगे तो एंड तक उसका मोटिवेशन लेवल वैसे ही रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। हमारे बच्चे बहुत इंस्पायर हुए हैं, बच्चे नहीं बाकी सब लोग भी बहुत इंस्पायर हुए आप आने में। तो उधर आके फिर सबसे बात करके तो हमको बहुत अच्छा लगा है। वो आने के लिए फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी आप ओनर में इतना टाइम दिए हैं, तो और आपको फिर एनडीए में सब कुछ दिखाया भी है, मेन चीज वो है। तो आपको बहुत बहुत आभारी हैं। और आप फाइनली जो मैसेज यूथ को देने के लिए क्या मैसेज? देखिए सर, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि फौज में रह के तो हर कोई सेवा कर लेता है। वो सिर्फ एक इतना मान सकते हैं कि सभी नहीं दे सकते, लेकिन हर कोई देश की सेवा कर सकता है। बस आप इतना कर लीजिए कि आपने बच्चों को एक अच्छा इंसान और अच्छी शिक्षा उसको दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो देश की सेवा हमेशा होगी, और आगे जाके वो बच्चा देश सेवा में आपको अग्रसर मिलेगा। क्योंकि अच्छा इंसान बनाना सबसे बड़ी बात है, अच्छी एजुकेशन देना सबसे बड़ी बात है। अगर वो 2 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके जो यूथ है वो ऑटोमेटिक ही मोटिवेट होगा। ये सबसे बड़ी इस देश में इसकी सबसे बड़ी जरूरत है इस टाइम, एजुकेशन। तो देशभक्ति होना चाहिए, और देशभक्ति तो उसमें आप जैसे स्कूल जैसे आप कर रहे हैं वैसे देशभक्ति तो उसको शुरू से ही मिल जाएगी। बस उसको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, और एक अच्छा इंसान बनेगा तो वो कहीं किसी भी फील्ड में जाएगा अच्छा ही करेगा। वो आपने भी देखा होगा, और जहाँ जाएगा वहाँ वो छाप अपनी छोड़ के जाएगा। तो उसमें लगेगा कि आपने जो उसको शिक्षा दी है या संस्कार दिए हैं वो एक अच्छे संस्कार दिए, इसलिए वो आज अच्छा इंसान बना है, और उसकी बदौलत दुनिया उसको जानती है। तो इसी संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनने से, जैसा बता रहे कोई भी फील्ड में जाएगा तो एक्सेल कर लेगा। तो इसी प्रेरणा, आप जैसे लोग तो वो बहुत प्रेरणा भी देते हैं। आप ऐसे जाते रहिए और बच्चों को खास करके युवाओं को प्रेरणा देते रहिए। तो है, सबके लिए आपको हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। So in fact that is the real story of a real war hero, one of the 21 Paramveer Chakra holders of our Mother India, and he is the only serving Paramveer Chakra holder, that is Subedar Major Sanjay Kumar. I think you heard the story directly from him, and in fact it's so inspiring, and he is so humble despite of all this, that he has started motivating children also towards देशभक्ति और प्रेरणा भी दे रहा है इन सब के लिए। और आज भी कुछ प्रोग्राम है इसमें, तो जो डिफेंस लीग फोर्स लीग का जो है उसमें आप चीफ गेस्ट आ रहा है, तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। तो मिलने का, इंटरव्यू देने का आपको बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।